राइट सर। ठीक है, तो वो वाला जो इशू है वो कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, वो इशू कभी आप देखोगे नहीं कि वो थ्योरी का इशू आ रहा है। अगर हम थ्योरी को लोग इग्नोर कर देते हैं, ये इशू जरूर हो सकता है। ओके, सो इन दिस सेकेंड सेशन विल स्टार्ट विद द एमॉस पार्ट। आज हम एमॉस को फर्स्ट टाइम विल ट्राई टू गेट फेमिलियर विद द एमॉस एनवायरनमेंट, सो दैट कि जब हम आगे चलकर इसको प्रॉपर पूरा मॉडल रन करेंगे तो आपको पूरी फेमिलियरिटी हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आज इस वाले सेशन में मैं आपको सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, प्लस उसके डिफरेंट जो टूल बॉक्स है उसका एमॉस का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको सीखेंगे टूल बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं एंड हाउ वी कैन ड्रॉ मॉडल्स। हम एक मॉडल को प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। अगर तो आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप साथ साथ में फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप फिलहाल नोट डाउन कर सकते हो एंड लेटर ऑन यू कैन जस्ट आप सॉफ्टवेयर को यूज करके आप उसको कर सकते हो, बाद में लेटर ऑन आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। So let me just, so this is the Amos software. Let me just take a blank sheet. Okay, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? यस सर। ओके, so let me just start. I request all the participants kindly turn on your camera so that I can take at least 1 or 2 picture for the purpose of press coverage. Sir, if you can also, it would be हम nice. सेशन के एंड में कर लें, ये वाला सेशन के एंड में कर लेते हैं। चलो ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि अब एक बार स्टार्ट कर दिया। ओके, नहीं एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू टेक द पिक्चर्स अलोंग विद योर प्रेजेंटेशन। ओके, Yeah, if it is convenient for you, नहीं otherwise we मेरे लिए can तो take it tomorrow. नो नो आई हैव नो इश्यूज, आई विल जस्ट शेयर Okay, इट। okay. All of you, please turn on for a few seconds. This is working. I think Amit sir, yeah, okay, it's fine. मेरा खुद का ही लाइट एडजस्ट करते हैं। Okay, हाँ जी। clear now? Yes sir. Sir, can you just clear the screen like it's our own screen is being visible there also at your screen. Okay, so I'll just start with the presentation. Okay. Yeah, this is fine. This is fine. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, everyone. Whose speaker is? Kindly turn on your speakers, please. Your audio should be muted. Okay. Yes. So this is the software which we use for structural equation modeling. It's a very famous software by IBM only. So it is like an extension to SPSS. So a lot of things we can do in SPSS, then we can but the complete modeling part is done through Amos. इसका ऑलरेडी लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, वहां से आप इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट, आप जब इसको ओपन करोगे आपके सामने देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक टूल बॉक्स दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये लेटेंट आपको ये दिख रहा है, ओवल शेप दिख रहा है, तो इस तरह के काफी सारे टूल्स दिख रहे हैं। तो अब ये सारे टूल्स को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको कैसे यूज करते हो, आप क्या करते हो, उससे क्या बनाते हो। ठीक है, सो
the first tool over here is to draw observed variables. तो आप इस वाले टूल को यूज करके, मैंने आपको पहले भी बताया था that rectangle is used for observed variables. तो आप इसको यहां से सिलेक्ट कर सकते हो and you can come to this canvas. ये जो white canvas हमारे सामने दिख रहा है, आप इस white canvas पे इसको just you can drag and drop. तो आप जैसे जैसे drag and drop करते जाओगे ये बनता जाएगा, just like this. देख पा रहे आप? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. ओके, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स. तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब ऑब्जर्व्ड वेरिएबल बनाना हो तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने, दैट इज ड्राइंग ऑब्जर्व्ड वेरिएबल. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन एंड दिस इज कॉल्ड ड्राइंग द लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स. तो ओवल शेप में दिख भी रहा है आपको, तो ओवल शेप में आप इसको लेकर आ सकते हैं एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ. आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप अगेन एंड यू कैन ड्रॉ द लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स. आप लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स को यहां से ड्रॉ कर सकते हो. Sir, please explain this step again. Which one? The first one or the second one? Second one. Just choose the option from here. आप यहां से चूज कर लो. ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है, दैट इज लेटेंट वेरिएबल. और इसको बस आप यहां से इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और वो ड्रॉ होता जाएगा. जिस साइज का बनाना चाहते हो, जिस शेप का बनाना चाहते हो आप बना सकते हो. शेप तो सॉरी सेम ही रहेगा, आप साइज को वेरी कर सकते हो, बड़ा छोटा बना सकते हो. तो फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको फिर से बताता जाता हूं, आप ध्यान से नोट कर लो क्योंकि ये टूल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं फिर से बता रहा हूं, जो फर्स्ट ऑप्शन है इन द फर्स्ट कॉलम, मतलब या फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो कह लो, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज द जो रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है आपको, दिस इज फॉर ड्रॉइंग द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स. जो इंडिकेटर वेरिएबल्स हम बनाते हैं तो हम उसके लिए इसको यूज करते हैं. जो सेकंड ऑप्शन है उसी रो में, दैट इज योर फॉर ड्रॉइंग लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स. आप इसके थ्रू लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स को बना सकते हो. मॉडल बनाना भी एक बहुत बड़ा गेम है, मैं सच बता रहा हूं. इनिशियली तो इस सॉफ्टवेयर पे मॉडल बनाना ही एक चैलेंज है. बहुत टाइम लग जाता है मॉडल बनाना और सीखने में, क्योंकि वो मॉडल सेट ही नहीं हो रहा होता. जिसका तो हाथ फेमिलियर है वो जल्दी जल्दी फटाफट बना देगा, वरना जो लोग इस पे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं उनके लिए मॉडल बनाना भी एक चैलेंज है. मैं सच बताऊं, मेरे को खुद बहुत टाइम लग गया था इनिशियली. जब फर्स्ट टाइम मैंने भी बनाया था, बहुत टाइम तक तो मेरा मॉडल नहीं बन रहा था. ओके, मूविंग ऑन टू दिस थर्ड ऑप्शन. तो जो थर्ड ऑप्शन यहां पर दिखता है, दैट इज यहां पर आप एक साथ लेटेंट और इंडिकेटर दोनों बना सकते हो. ये एक फायदा है. जैसे आपने ये ड्रॉ किया, एक बार आपने ड्रैग किया इसको और इससे लेटेंट बन गया. अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखो क्लिक किया मैंने, ऑब्जर्व बन गया. क्लिक किया, ऑब्जर्व बन गया. क्लिक किया, ऑब्जर्व बन गया. और साथ साथ देखो एरर वेरिएबल भी, रेसिडुअल वेरिएबल भी बन रहा है. तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो. जब भी मैं यूज करता हूं, मैं ये वाला टूल यूज करता हूं. मैं फर्स्ट सेकंड को इतना यूज नहीं करता, मैं ये थर्ड वाले को यूज करता हूं, बिकॉज इसमें तीनों चीजें एक साथ बन जाती है. यू जस्ट नीड टू ड्रैग, पहले एक ड्रैग करके लेटेंट बना लो, और फिर लेटेंट बनाने के बाद यू जस्ट नीड टू क्लिक 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 क्लिक. जितने आप क्लिक करते जाओगे उतने सारे हमारे ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स बनते जाएंगे. ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जहां पर भी डाउट होगा प्लीज पूछते जाएंगे साथ में. That's clear. So can you repeat the third diagram? Because I'm trying and it's not ये देखो, happening like that as you did. मैंने कहा ना आपसे कि अगर आप कर रहे हो साथ साथ तो आप इस चैलेंज को समझ पाओगे. Yes, sir. जितना सिंपल लग रहा है. जस्ट क्लिक किया, फर्स्ट यू नीड टू ड्रैग. आपने ड्रैग किया, ड्रैग करने से वो सर्कल बन जाता है, ओवल बन गया. अब उसके ऊपर आप ओवल के ऊपर आ जाओ और फिर क्लिक करो, क्लिक 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 क्लिक, तो वो बनता जाएगा. Yes, sir. Now it's fine. ठीक है. Yes. सो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट रो. पहले वाले रो का आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. इससे हम लेटेंट वेरिएबल बना सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल बना सकते हैं, और या फिर जो थर्ड ऑप्शन है उससे आप तीनों बना सकते हो. ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन. इसके बाद आपको देखो एक सिंगल एरो का ऑप्शन दिख रहा है.
दिस हेल्प्स यू टू कनेक्ट टू वेरिएबल्स. आप दो वेरिएबल को कनेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लेटेंट कंस्ट्रक्ट बना लिया और ये मैंने एक और बना लिया. So these are two latent constructs. Now you can choose this arrow. आप इस arrow को choose कर सकते हो, single handed arrow, and you can just draw an arrow over here. आप दोनों को connect कर सकते हो, तो वो ऐसे connect हो जाएगा. जो single headed arrow है, that is to connect different variables. आप उसको connect कर सकते हो. क्लियर है? ये ऑप्शन क्लियर हो गए? Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन. ये देखो डबल साइड टू एरोज दिख रहे हैं. ये कोवेरिएंसेस को ड्रॉ करने के लिए हेल्प करता है. तो कोवेरिएंसेस को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? इसमें जस्ट रिमूव दिस वन. सॉरी, इस एरो को रिमूव कर देता है. अब मान लो कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में मुझे कोवेरिएंस को देखना है. एक मिनट बस, ये मैंने दो वेरिएबल रख लिए. अब लेट मी ड्रॉ अ कोवेरिएंस. तो आप इन दोनों वेरिएबल को कनेक्ट कर सकते हो विद दिस. ये देखो, तो ये कोवेरिएंस निकालेगा. तो डबल साइडेड एरोज जो होते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर कोवेरिएंसेस. जो सिंगल साइड एरो है वो दो वेरिएबल या दो लेटेंट वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के काम आता है. यहां तक क्लैरिटी है? आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, दिस इज योर रेसिडुअल वेरिएबल्स. ये देखो, जिस भी वेरिएबल के ऊपर आप रख के क्लिक करोगे वहां रेसिडुअल वेरिएबल ड्रॉ हो जाएगा. तो बेसिकली ऑब्जर्व्ड, लेटेंट और रेसिडुअल तीनों का ऑप्शन अलग अलग से भी आता है. अदरवाइज जो ये वाला ऑप्शन था रो 1 का, जो थर्ड ऑप्शन था, उसके थ्रू आप तीनों को इकट्ठे भी ड्रॉ कर सकते हो. और मैंने आपको बताया भी कि मोस्टली मैं यही वाला यूज करता हूं. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, टाइटल. अब टाइटल से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. अगर आपको कुछ लिखना है तो यू कैन राइट. जैसे आप क्या लिखना चाहते हो, लेफ्ट लाइन पे कुछ लिखना चाहते हो, तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो इसके ऊपर लिखा जाएगा. मॉडल का मान लो नाम लिखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट टाइप ओवर हियर. फॉर एग्जांपल मैं टैम मॉडल लिखना चाहता हूँ, इट विल जस्ट टाइप दैट ऑन द योर दिस. टाइटल देने के काम आता है, नथिंग एल्स. वो देखो टाइम मॉडल आ गया. तो इतना कुछ है नहीं इसमें. Okay, moving on to the next one. Now these two variables are important. One is called list variables in the model. Next is called list variable in the data set. तो आप ये अभी दोनों में से कोई काम नहीं करेगा क्योंकि हमने एक्चुअली कोई डाटा सेट यहाँ पे लोड ही नहीं किया हुआ. तो अगर आप इस पे क्लिक भी करोगे तो आप देखो ये ब्लैंक आ रहा है. लेकिन जब मैं इसमें डाटा सेट अपलोड कर दूंगा तो जो भी डाटा अवेलेबल होगा ऑन दैट पर्टिकुलर, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा. डाटा सेट में जो भी वेरिएबल आपने डिफाइन किए होंगे वो यहाँ आपको नजर आएंगे. अभी यहाँ पर कोई भी मॉडल आपको नजर नहीं आएगा. ना मॉडल में कोई वेरिएबल हमने बताया हुआ है, ना हमने डाटा सेट में बताया हुआ. तो डाटा सेट एक्चुअली लोड ही नहीं किया हुआ है, तो इसी कारण से आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा. आप चाहो तो मैं किसी और के एग्जाम्पल से भी आपको दिखा सकता हूँ. एक मिनट रुको, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ. जस्ट ओपन इट अगेन.
जैसे ये देखो मैंने किसी का मॉडल बनाया हुआ है, इसमें शायद डाटा लोडेड होगा, ये देखो डाटा लोडेड है इसमें, दिख रहा है ना आपको, वेरिएबल्स दिख रहे हैं, कॉलिंग वेरिएबल है, MIL है, ST है, SWB है, आप यहाँ पे मॉडल्स देख पा रहे हो। ठीक है, तो मूविंग ऑन, यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा, जब हम डाटा सेट लोड करेंगे तो वो आपको दिखेगा। ओके, इसके बाद जो 3 ऑप्शंस है, ये वाला जो 4th रो में आ गए हम, तो पहला वाला जो ऑप्शन है दैट इज फॉर सिलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर थिंग। अगर आप किसी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे वो ब्लू हो गया, समझो वो सिलेक्ट हो गया। फिर आप इकट्ठे उसमें कुछ कर सकते हो, उनको मूव करना चाहते हो इकट्ठे मूव कर सकते हो, इकट्ठे डिलीट करना चाहते हो इकट्ठे डिलीट कर सकते हो, आप इकट्ठे उनको चूज कर सकते हो। ये देखो मैंने साथ जिस जिस पे मैं क्लिक करता जाऊंगा वो सिलेक्ट होता जाएगा। दिस इज फॉर सिलेक्टिंग। ये जो आपको सिंगल उंगली उठी हुई दिख रही है, दैट इज फॉर सिलेक्टिंग। इज इट क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। हाँ जी, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? So when we select the any circle or square, so there's a dialog box which appears. So do we have to feed in some information there? नहीं, फिर आप Variable डबल name. क्लिक कर रहे होगे बच्चे, आप डबल क्लिक कर रहे होगे, सिंगल क्लिक Okay, करना है। okay, okay, आप डबल क्लिक करोगे तो कोई बॉक्स आएगा, अदरवाइज नहीं तो सिंगल क्लिक पे तो वो ब्लू हो जाएगा बस। okay, sir. Okay. ओके, मूविंग ऑन। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, ये सब कुछ सिलेक्ट कर देगा। आप इस पे क्लिक करो, देखो सारा जितने भी कुछ जो भी आपने कैनवस पे ड्रॉ किया होगा सब सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ ही। तो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट करना है तो दिस वन, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स करने हैं तो ये वाला नेक्स्ट वन। और लास्ट वाला जो दिस ऑप्शन, इट इज फॉर डीसिलेक्टिंग। जैसे आई क्लिक ऑन दिस, एवरीथिंग विल बी डीसिलेक्टेड। दिस इज फॉर सिलेक्टिंग, दिस इज फॉर डीसिलेक्टिंग। सिलेक्टिंग, डीसिलेक्टिंग, सिंपल। फर्स्ट 4 रोज में अगर कोई इशू है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। लेट्स मूव टू द 5th रो। तो 5th रो में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है दैट इज फॉर डुप्लीकेशन। आप अगर कोई भी वेरिएबल को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो ये डुप्लीकेट कर देगा। ये देखो, जिस जिस पे मैं रख करके उसको ड्रैग करूंगा उसका वो एक डुप्लीकेट वर्जन बना देगा। ये देखो, सेम शेप एंड साइज का। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारे सामने, दैट इज फॉर मूविंग द ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको कुछ मूव करना है, मान लो मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, इसको मूव करना चाहता हूँ, इसको मूव करना चाहता हूँ, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मूव करना चाहते हैं आप इस वाले ऑप्शन के साथ उसको मूव कर सकते हैं। दिस ऑब्जेक्ट, दिस वन। 5th रो, सेकेंड ऑप्शन।
ओके, नेक्स्ट द क्रॉस ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, दिस इज फॉर डिलीटिंग. जो भी आप डिलीट करना चाहते हो, जस्ट यूज दिस फॉर डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. मॉडल को क्लीन करने में हेल्प करता है. क्या क्या आपको क्लीन करना है. सारा मॉडल क्लीन हो गया. तो फिफ्थ रो का फर्स्ट ऑप्शन डुप्लीकेट करता है, सेकंड ऑप्शन मूव करता है, थर्ड ऑप्शन डिलीट करता है. एक्सक्यूज मी सर, जो डुप्लीकेट ऑप्शन है उसे एरो डुप्लीकेट नहीं होता? एरो पता नहीं, देखा नहीं मैंने कभी, जरूरत ही नहीं पड़ती. सर हुआ नहीं इसलिए मैंने पूछ लिया. मेरे ख्याल से एरो नहीं होता. Excuse me, sir. हाँ जी. So can you please show me once again this duplicate option, that how to duplicate a particular diagram? I'm using it. Just click on the duplicate, go to any object, choose the object and drag the object. Choose the object and drag the object. Okay. So can we do it for the entire diagram, like this entire? No, it is only for the object. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Arrows will not be copied. Rest all things be copied. वैसे सारा मॉडल भी कॉपी हो सकता है. ये देखो कर तो दिया उसने. मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है. एक मिनट रुको. अगर if you want to copy the whole model, just select the whole model and then duplicate. Look at this. Just select the whole model first. सारा blue हो गया. Now go to duplicate. Choose any object and drag it. ये देखो सारा मॉडल दोबारा कॉपी हो गया. Yes. Yes, sir. Okay. Next one is for changing the shapes. Next रो में हम चले जा रहे हैं. सिक्स्थ रो में. सिक्स्थ रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे आप ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हो. बड़ा छोटा, कितना बड़ा करना है, छोटा करना है. So it helps you in properly reshaping it. ये सारा सिलेक्टेड था इसलिए सारा चेंज हो रहा है. 1 मिनट. अब आप करो. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाले की तरफ जाते हैं. यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? लेट्स ड्रॉ वन. जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज फॉर रोटेशन ऑफ इंडिकेटर वेरिएबल. अब देखो यहाँ पे इंडिकेटर वेरिएबल कितने बता सकते हैं आप? कितने इंडिकेटर बनाए मैंने? So 4. 4 इंडिकेटर वेरिएबल है. 4. हाँ, तो बस आप इसको क्लिक करो, इस पे जाओ, रोटेट कर लो. Okay. मॉडल को प्रेजेंटेबल बनाने में बहुत हेल्प करता है. क्योंकि कई बार ना अगर आप वो वैल्यूज ओवरलैप होने लग जाती हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसको रोटेट कर सकते हो. और आप इसको सबको सिलेक्ट करके मूव भी कर सकते हो. जस्ट सिलेक्ट ऑल एंड मूव नाउ. तो ये एक साथ ही ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा. ये देखो. हाँ जी. यहां तक क्लियर है? Yes, sir, it's clear. हाँ, जो आपका रोटेशन वाला है वो चारों तरफ रोटेट करता है. उसके बाद जो सेकंड वाला है रिफ्लेक्ट वाला है, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर देता है मॉडल को. अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है. आप मुझे बताओ क्या हो रहा है.
ये देखो, ये फर्स्ट मॉडल है, ये सेकंड मॉडल है. आर यू सीइंग एनी डिफरेंस इन दिस? या सेम है? Sir, arrows. एरोज में क्या हो रहा है? कुछ चेंज हो रहा है क्या एरो में? यहाँ पर लेटेंट कंस्ट्रक्ट से ऑब्जर्व्ड वेरिएबल की तरफ जा रहा है, यहाँ भी Arrows is कंस्ट्रक्ट से same. ऑब्जर्व्ड वेरिएबल की तरफ जा रहा है. कोई खास चेंज? Arrows. It appears to be same, sir. इट अपीयर्स टू बी सेम. इट इज जस्ट लेफ्ट एंड, मतलब एक साइड में लेफ्ट टू राइट करता है, एक साइड में वो चारों तरफ रोटेट करता है. Right. इस वाले से अगर आप चूज करोगे तो ये सब तरफ रोटेट कर देगा. देखो चारों तरफ रोटेट हो रहा है ना. लेकिन अगर आप इसके बगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इट विल ओनली गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. ये इधर चला गया, ये इधर चला गया. मतलब वो डायरेक्टली अगर आप दूसरे साइड पे ले जाना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो. पैरामीट्रिक वैल्यूज हम जब आगे मॉडल करेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरा फेवरेट टूल है, टचअप द वेरिएबल. अभी दिखाता हूँ आपको टचअप क्या हेल्प करता है. ये देखो, ये मैंने एक लेटेंट कंस्ट्रक्ट बना लिया, ये मैंने एक और लेटेंट कंस्ट्रक्ट बना लिया, ये एक और बना लिया, 3 बना लिए. अब सबको कनेक्ट कर देता हूँ. ये मेरा A लीड्स टू C, ये मेरा B लीड्स टू C, और इसमें कोवेरियंस डाल देते हैं एक. ये मैंने कोवेरियंस भी डाल दिया. अब आप देखो, मैंने सारा मॉडल तो कनेक्ट कर दिया है, बट दिस इज नॉट लुकिंग गुड. तो आप टचअप कर देते हैं इसका. इट्स मोर लाइक मेकअप. ये देखो, वो अपने आप ही एडजस्ट कर देते हैं. तो जैसे मर्जी ड्रॉ करके आप बाद में टचअप को यूज करके उसको सेट कर सकते हो. क्लियर है? Sir, please explain this rotate model again. It's not happening with me. रोटेट Same here, sir. The rotate option is not working. आपको लेटेंट वाले पे क्लिक करना है. जस्ट क्लिक ऑन लेटेंट, अपने आप वो रोटेट होने लगेगा. Okay. Yes, sir. ठीक है. और ये सिर्फ इंडिकेटर वेरिएबल्स को मूव करता है, कोई और वेरिएबल मूव नहीं करेगा. अगर मैं नीचे वाले में करके देखूं, देखो कुछ नहीं हो रहा. नहीं हो रहा ना, क्योंकि नीचे वाले में इंडिकेटर कोई वेरिएबल ही नहीं है. यहाँ इंडिकेटर के 4 वेरिएबल है, वो चारों मूव कर जाएंगे एक साथ. टचअप क्लियर हो गया? टचअप वाला आइडिया क्लियर है? समझ आ गया क्या करना है? Okay. Next we have is select the data file. अब यहां से आप डाटा फाइल को अपलोड कर सकते हो. जो भी आपकी डाटा फाइल है, आपके SPSS की कोडेड फाइल है, जो आपके मॉडल का डाटा है, उसको आप यहां से अपलोड कर सकते हो. जस्ट कैन क्लिक ऑन दिस, और जो भी आपकी फाइल है, मान लो जो भी फाइल मैं यूज कर रहा हूं, तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो. और यहीं से आप व्यू डाटा में जाकर के वो डाटा देख भी सकते हो. अगर आप जो डाटा यहाँ पे डालोगे वो व्यू डाटा में आपको दिख भी जाएगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बिकॉज इसी के थ्रू डाटा लोड होता है. सिलेक्ट द डाटा फाइल. नाउ दिस इज एनालाइज प्रॉपर्टीज. अब एनालाइज प्रॉपर्टीज में वो सारे ऑप्शंस आते हैं जो आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो. आप आउटपुट में क्या क्या देखना चाहते हो वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हो. बूटस्ट्रैपिंग करना चाहते हो वो आप डाल सकते हो. तो यहाँ पर बायसनेस देखना चाहते हो वो आप डाल सकते हो. यू कैन मेक एनी चेंज टू द मॉडल. आउटपुट हम बेसिकली यहाँ पे से आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. मतलब स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट देखना चाहते हो, फैक्टर स्कोर्स देखना चाहते हो, वो सब कुछ आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल इफेक्ट देखना चाहते हो, वो सब कुछ आप यहाँ पर से देख सकते हो.
एनालाइज प्रॉपर्टीज में. The next option is calculate estimates. Now this is the main button. ये जो calculate estimates है यही आपका मेन बटन है. आप जैसे इसको क्लिक करोगे मॉडल रन कर जाएगा. सिंस हमने यहां पर ना तो कोई डाटा फाइल डाली है ना तो हमने कोई मॉडल अभी तक ड्रॉ किया है, तो इसलिए यहां से क्लिक करने से कुछ नहीं होने वाला. बट आप जैसे इसको आप यहां पे देखो, अगर आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, आप यहां ऊपर में देख रहे हो ये ऑप्शन दिख रहा है एनालाइज के नीचे में आपको एक बटन दिख रहा है. इसके साथ देखो ये दूसरा भी दिख रहा है. एक साइड एरो नीचे की तरफ जा रहा है, एक साइड एरो ऊपर की तरफ जा रहा है. तो आप देखो ये दूसरे वाला बटन हाईलाइट हो जाएगा. ये इधर वाला जो होता है वो एग्जीक्यूशन है, ये ड्रॉइंग है, ये आउटपुट है. ये ड्रॉ, ये आउटपुट. ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? It's clear. ओके. उसके बाद तो कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे आप सेव करना चाहते हो तो फाइल को सेव कर सकते हो. आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो. स्मॉलर एरिया आप जूम जैसे प्लस करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, आप माइनस करोगे तो वो छोटा हो जाएगा. तो ये सब चीजें छोटे मोटे ऑप्शंस हैं. जैसे ये वाला एक ऑप्शन काफी अच्छा हो जाता है. कई बार क्या होता है मॉडल ना जैसे बाहर जा रहा है, डायग्राम बाहर चला गया. फॉर एग्जाम्पल एक करके ही मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे ये मान लो ये मैंने बाहर कर दिया एक बारी के लिए, तो मूव करा देता है. मान लो ये मॉडल मेरा थोड़ा बाहर की तरफ है, तो आई जस्ट जब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा रीसाइज द पाथ टू फिट द पेज, वो ऑटोमेटिकली देखो उसको बीच में ले आता है. तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अक्सर ड्रॉ करने में मॉडल इधर उधर हो जाता है, तो आप उसके थ्रू उसको आप फिट इन कर सकते हो. इसके अलावा आप प्रिंट कर सकते हो. तो ये कुछ कॉमन ऑप्शंस है. नीचे वाले तो इतने मैटर नहीं करते. यहां तक सेव तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले सारे. अगर टूल बॉक्स में कोई इशू आ रहा है, कोई कंसर्न आ रहा है, तो आप मुझे बताएं, क्योंकि अब हम एक मॉडल बनाएंगे, प्रॉपर एक मॉडल बनाएंगे. सर हाँ जी. एनालिसिस में क्या था? कौन से वाले में? एनालिसिस एक फर्स्ट इज डेटा फाइल, सिलेक्टिंग ऑफ डेटा हाँ. फाइल, एंड सेकंड एनालिसिस में वो आउटपुट, सारी आउटपुट जो आप निकालना चाहते हो, जो जो चीजें आप निकालना चाहते हो वो यहाँ डाल सकते हो. ठीक है. इसमें अब कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछे. फिर बनाए एक मॉडल. लेट्स ड्रॉ अ मॉडल. मॉडल बनाते हैं. लेट मी जस्ट क्लीन द कैनवस. लेट्स ड्रॉ टैम मॉडल. अभी मैंने आपको टैम मॉडल सारा बना के दिखाया था. अब हम टैम मॉडल को यहां पे ड्रॉ करेंगे. तो वी हैड टू वेरिएबल. वी स्टार्टेड विद टू वेरिएबल फर्स्ट. So this was my first variable. Let me draw this. My first variable this. This is was PEOU. तो PEOU को उन्होंने बेसिकली 4 वेरिएबल से मेजर किया था. तो लेट मी जस्ट पुट इन 4 इंडिकेटर वेरिएबल 1 2 3 4 और इसको मैं रोटेट करा देता हूँ. कम टू दिस साइड. ओके. एंड जस्ट मी नेम इट. तो नेम करने के लिए डबल क्लिक करेंगे इस पे. एक मिनट, पहले रोटेशन हटा देते हैं. नाउ डबल क्लिक ऑन दिस.
यहाँ पर आपको वेरिएबल का नेम डालने का ऑप्शन आता है. यू कैन राइट PEOU. ये मैंने डाल दिया और क्लोज कर दिया. Now let me draw another variable. जो हमारा PU एक वेरिएबल था उसमें, तो PU ड्रॉ करते हैं. तो वो भी सिमिलर वेरिएबल था इसी तरह का. तो लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस एंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस. डुप्लीकेट कर लेते हैं. एक मिनट. This was duplicate. Sir, I'm not able to enter the title. अभी बता देता हूँ. जिस भी बटन पे क्लिक किया हुआ है पहले वो रिमूव करना. उसके बाद जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाए उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो. जो आपका लेटेंट कंस्ट्रक्ट है उस पर डबल क्लिक. तो लेट्स वी डबल क्लिक ऑन दिस एंड नाउ वी कैन ड्रॉ टाइप PU. तो ये मेरे दो वेरिएबल बन गए, PEOU और PU. अब इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा था? हाँ जी. अब उन्होंने एटीट्यूड को 3 इंडिकेटर वेरिएबल से मेजर किया था. I have put in 3 indicator variable over here and I'll connect POU with this variable, PU with this variable, and I'll choose and I'll type over here attitude. और टचअप कर देते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे क्लमजी हो रहा है, इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा. रोटेट 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 रोटेट. किधर डाले यार, किधर भी डालेंगे तो नीचे ठीक लग रहा है. तो टैम का फर्स्ट हाफ बन गया है हमारा. we have created POU, we have created PU, we have created attitude variable. One more variable to be connected and that variable is behavioral intention. तो behavioral intention बना देते हैं. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, if we want to drag a particular, for example, I want to drag this attitude latent variable. अब ड्रैग कर लो यहाँ से. ये देखो ये ऑप्शन था ना यहाँ पे ड्रैग करने का, ये मूव ऑब्जेक्ट. Okay. मूव ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप ड्रैग कर पाओगे. ये देखो मैं ड्रैग कर रहा हूँ. Sir, if I want to do this entire attitude diagram, फिर वो सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा. जिसको आप मूव करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लो, फिर मूव करेगा वो एक साथ. okay, okay, sir, okay. मतलब मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, ये SPSS जितना यूजर फ्रेंडली नहीं है. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, ऑल्दो मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स है. इससे बेहतर और कुछ अभी नजर नहीं आया मेरे को. स्मार्ट PLS भी लोग यूज करते हैं बट ये वन ऑफ द बेस्ट है. लेकिन जितना SPSS यूजर फ्रेंडली है, जितना एरर बता देता है, प्रॉब्लम्स बता देता है, ये नहीं बताता. तो यहाँ पर आपकी जो अपनी बुद्धि है वो बहुत ज्यादा लगती है. अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इसके बाद आप इसमें यहाँ पर बिहेवियरल इंटेंशन को, इसके भी वैल्यू, इसका वो ऐड करते हैं ना. इसके भी 3 वेरिएबल थे उनके मॉडल, तो 3 ऐड कर देते हैं और रोटेट कर देते हैं इसको और इसको कनेक्ट कर देते हैं.
टचअप कर देते हैं। और इसका नेमिंग कर देते हैं BI। तो ये आपका मॉडल बन गया है। अब इसमें नेमिंग आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिकेटर वेरिएबल के भी नाम रखने पड़ेंगे, तो जस्ट कीप दिस, इसका नाम रखते जाओ PEOU1, सिमिलरली PEOU2, इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी सबकी। Then you have the next variable PEOU3. Next we have is PEOU4. हमारे 4 वेरिएबल थे, वो चारों के नाम हमने रख दिए। मैंने नाम उससे मैचिंग इसलिए रखा है सो दैट कि मुझे पता चल सके कि ये जो 4 है ये PEOU के ही 4 इंडिकेटर वेरिएबल है। इसका भी नाम रख लेते हैं PU1, next we have is PU2, PU3, and PU4. So this is done. सिमिलरली आप यहाँ पे एटीट्यूड का भी नाम रख सकते हो, एटीट्यूड वाले वेरिएबल का नाम रख लो ATT1, ATT2, ATT3, and this is BI1, BI2, BI3। अब इसमें क्या अननेम्ड रह गया? कुछ अननेम्ड रह गया? दिख रहा है आपको कुछ अननेम्ड? कुछ मॉडल में प्रॉब्लम दिख रही है कि बन गया पूरा? सर एरर टर्म्स की नेमिंग करनी। एरर टर्म्स की नेमिंग नहीं हुई, और कुछ रह गया? ये सर ये कोवेरिएंस नहीं करेंगे POU और PU में? हाँ, अभी एक और काम रह गया है। कोवेरियंस तो करेंगे ही करेंगे, एक और रह गया है। कुछ और बताओ क्या रह गया है? It's going outside the sheet. डिपेंडेंट वेरिएबल की एरर टर्म लगेगी। हाँ, ये लेटेंट कंस्ट्रक्ट की एरर टर्म तो जोड़े नहीं, इसमें जोड़ो एक, इसमें जोड़ो एक, ये 2 लग गई। ठीक है, और साथ में कोवेरियंस लगेगा इन दोनों का। ठीक है, और जो एरर टर्म्स है इनको नेमिंग करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है। इफ यू गो टू टूल्स, प्लगइन्स में आप जाओगे तो प्लगइन्स में एक ऑप्शन होता है नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। तो जितने भी अनऑब्जर्व्ड होंगे वो सबका नेमिंग कर देगा। तो ये देखो सबकी नेमिंग हो गई एक साथ ही। और इसको पेपर पे फिट कर लेते हैं, पेपर से बाहर हो रहा है। अब ये आपका मॉडल बन गया।
तो इस तरीके से आप एक मॉडल को ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपका हाइपोथेसाइज्ड मॉडल है, जो भी आपने सोच कर रखा है कि मेरा मॉडल ऐसा होगा, तो उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी, So, like you just showed a second ago, the error terms were going outside the circle. So, how can we correct that? विच वन? So earlier error terms were going outside the circle. वो So यहाँ you पे just- था ना मैडम, ये रहा ऑप्शन, ये देखो, ये how वाला to- श्रिंक resize so the path diagram to fit a page. okay, so after doing this, if our alphabets are going out of the circle, then how वो can we कोई correct इतना that? उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मेरे को भी लग रहा था, इसलिए मैंने वापस से कंट्रोल Z कर दिया, मैं वापस ले आया अपने शेप में। Oh, okay. तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द मॉडल। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे कि ये जो कोवेरियंस मैंने बनाया वो क्यों बनाया, फ्रॉम पीई टू पीईओयू? व्हाई दिस कोवेरियंस इज इंपॉर्टेंट? अगर कल आपको रिग्रेशन समझ में आया था तो आप मुझे जवाब दे दोगे। Sir, हाँ जी, if intercorrelation between both these constructs is one, that means both the constructs are same. That is why covariance has been drawn. यस। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, यहां पर पीओयू और पीयू जो है वो कहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कोवेरियंस जोड़ने का मतलब यही है कि हम साथ में ये भी चेक करना चाहते हैं कि कहीं इनके बीच में कोरिलेशन ज्यादा तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कोरिलेशन इनके बीच में ज्यादा आ रहा है तो दैट मींस देयर इज एन इशू। तो कोवेरियंस को जोड़ने का मेन पर्पस यही होता है कि वो आपके साथ साथ में ही मल्टीकुलरिटी को भी चेक कर देता है। अब मेरे कुछ सवाल है, आप मुझे ये बताएंगे कि यहां पर जो एटीट्यूड वेरिएबल हमने लिया हुआ है वो क्या है? इज इट एन एक्सोजीनियस वेरिएबल और इज इट एन एंडोजीनियस वेरिएबल? आप सारे बताओ, आप मुझे बताओ इस मॉडल में, ऐसे मत बताओ, आप मुझे ऐसे बताओ इस मॉडल में कितने एक्सोजीनियस है और कितने एंडोजीनियस है, ऐसे बताओ। सर 3 एक्सोजीनियस है और 2 इंडोजीनियस है। 2 एंडोजीनियस हैं और 3 एक्सोजीनियस हैं। ओके ओके, जरा बताएं कौन कौन से और क्या लॉजिक है? सर वेरी फर्स्ट पीओयू और पीयू एटीट्यूड के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनेंगे। तो वो क्या बनेंगे? वो क्या बन गए? एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। यस यस सर। ठीक है, और उसके ठीक केस है, में एट द एटीट्यूड टाइम क्या है? एटीट्यूड इज इंडिपेंडेंट। इन द केस ऑफ इन दैट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मॉडल में एटीट्यूड क्या है? एक्सोजीनियस या एंडोजीनियस? एक्सोजीनियस सर, इंडिपेंडेंट। कैसे? सॉरी डिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट। फर्स्ट ऑर्डर में ये मॉडल 2 ऑर्डर में बना हुआ है, आप ध्यान से देखो। हाँ जी हाँ जी सर, एटीट्यूड तक एक मॉडल रन कर रहा है, फिर आगे बीआई तक जा रहा है। राइट सर। तो जो फर्स्ट कंटेक्स्ट ऑफ मॉडल है उस सिचुएशन में एटीट्यूड इज एन एंडोजीनियस वेरिएबल, वो यस, डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, पीओयू एंड पीयू इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो सेकंड लैग में क्या हो रहा है? सेकंड लैग में क्या रन कर रहा है? बीआई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एटीट्यूड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, एटीट्यूड एक ही मॉडल में दोनों रोल प्ले कर रहा है। जो बात मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसईएम में बताया भी था कि यहां पर जो वेरिएबल्स होते हैं दे कैन बी बोथ एट द सेम टाइम। वो एंडोजीनियस भी हो सकते हैं, एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं। इन द फर्स्ट लैग ऑफ द मॉडल एटीट्यूड इज endogenous. In the second lag of the model, attitude is exogenous. और रिग्रेशन इक्वेशन कितने रन हो रहे हैं यहां पर? सर 2। नहीं, 2 कैसे? सर पहले तो हम पीओयू और पीयू का एटीट्यूड के साथ देखेंगे। हाँ, तो वहां पर कितने इक्वेशन हो गए? वहां पे 2 इक्वेशन तो वहीं हो गए। हाँ जी सर। ठीक है, और फिर आप उसको एटीट्यूड से बीआई के साथ देख रहे हो, वहां पे भी एक इक्वेशन रन कर रहा है। राइट सर। ठीक है, सो यहां पे टोटल जो रिग्रेशन इक्वेशन रन करेंगे दैट विल बी 3।
can you please repeat this equation point? मैम टोटल देखो 3 इक्वेशंस बन रहे हैं। आप देखो एक इक्वेशन बन रहा है जहां पर आप पीईओयू का इफेक्ट देख रहे हो ऑन एटीट्यूड। आप ऐसा करो ना, आप इक्वेशन से बेहतर होगा आप हाइपोथेसिस बना लो। अब यहां पर जो मॉडल का हाइपोथेसिस था वो क्या था? वो ये था कि इफ द परसीव्ड ईज ऑफ यूजफुलनेस विल राइज, एटीट्यूड विल आल्सो बी पॉजिटिव। टेक्नोलॉजी को लेकर के तो हाइपोथेसिस यही होगा ना कि ईज ऑफ यूज अगर बढ़ेगा तो एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा। राइट सर। तो एक हाइपोथेसिस बन गया आपका। H1 यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट वाले में, फर्स्ट लैग में पीओयू और ये इसके बीच में ये H1 है। यस सर, यस। तो वो पहला इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? दूसरा assumption क्या होगा आपका? हाइपोथेसिस होगा कि परसीव्ड यूजफुलनेस, इफ द परसीव्ड यूजफुलनेस विल बी हाई, द एटीट्यूड विल बी पॉजिटिव। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट परसीव्ड यूजफुलनेस हैव अ सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एटीट्यूड। ऐसे को लिख लो, जैसे चाहो वैसे लिख लो। राइट सर। तो टोटल इक्वेशन पहले लैग में 2 हो गए। फिर आपने कहा कि अगर इन दोनों चीजों से एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है तो फिर बीआई भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो थर्ड इक्वेशन बन गई कि एटीट्यूड अगर बढ़ता है या पॉजिटिव होता है तो बीआई के भी हाई होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दैट विल बी योर थर्ड इक्वेशन। फाइन सर। अब आप मुझे ये बताओ कि रिग्रेशन वेट कितने निकलेंगे और फैक्टर लोडिंग्स कितनी निकलेंगी? चलो बताओ ये। अगर इस मॉडल को मैं रन कर दूं, अभी तो ये रन करेगा नहीं क्योंकि इसकी डाटा फाइल मैं आपको कल दूंगा तब रन कराऊंगा इस मॉडल को, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरे साथ साथ करो इस काम को। तो अभी के लिए आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर ये मॉडल अभी रन करेगा तो इसमें रिग्रेशन वेट कितने निकलेंगे और फैक्टर लोडिंग्स कितनी निकलेंगी? So 14 factor loadings. टोटल फैक्टर लोडिंग्स 4 + 4 + 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर। So regression would be बहुत बढ़िया। और रिग्रेशन वेट कितने निकलेंगे? सर 3। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये मॉडल जो है वो 3 रिग्रेशन वेट को निकाल देगा और साथ में अच्छा, क्या इसमें कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी दिख रहा है आपको मॉडल में? क्या इस मॉडल में सब कुछ डायरेक्ट ही है कि कुछ इनडायरेक्ट भी है? दिस इज इनडायरेक्ट। पीओयू से एटीट्यूड, एटीट्यूड से बीआई। इनडायरेक्ट है। यस सर, डायरेक्ट तो डाला ही नहीं हमने। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। वहां पे इनडायरेक्ट इफेक्ट देख सकते हो आप, मतलब देख सकते हो आपके पीओयू का बीआई के साथ क्या बन रहा है, वो भी आप देख सकते हो। इसी तरह से पीयू का एटीट्यूड, एटीट्यूड से बीआई या ये तो indirect हो जाएगा। आपके पास एक ऑप्शन और था, चलो ये तो किसी का परमानेंट मतलब पक्के वाला मॉडल है तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, वरना मैं अगर मतलब ये मेरा मॉडल होता या मतलब मैंने किसी तरह से हाइपोथेसाइज किया होता तो मैं यहाँ से भी एक कनेक्टिविटी बना देता। ये देखो ऐसे, ये सर फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो जाते। तो फिर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बन गया। ये देखो, अब इस मॉडल में क्या होगा, पीओयू जो है वो बीआई का भी इफेक्ट देखेगा। अब यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अब देखो, पहले ये नहीं बना हुआ था, आप समझो इस लॉजिक को। पहले ये मेरा नहीं बना हुआ था, इसको डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट। ये मैंने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। अब देखो, आपने जो अब तक ड्रॉ किया है, अगर ये मॉडल अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो बस जो आपने ड्रॉ किया है वही रन होने वाला है। ये आपको इफेक्ट बताएगा पीओयू का एटीट्यूड पे, पीयू का एटीट्यूड पे और एटीट्यूड का बीआई पे। दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू रन। अब अगर मैं पीओयू का भी इफेक्ट बीआई पे देखना चाहता हूं तो आपने ड्रॉ ही नहीं किया है, तो आपने ड्रॉ नहीं किया तो ये निकालेगा भी नहीं। तो अगर आप इसको ड्रॉ कर देते हो, ये मैंने बना दिया, तो अब अगर आपने बना दिया ना, अब ये रन कर देगा इसको, अब आप देख पाओगे। और तभी मैंने कहा था सेम के कंटेक्स्ट में, व्हाट यू ड्रॉ इज व्हाट यू गेट। आप जो बनाओगे नहीं वो मिलेगा भी नहीं। अब टूल बॉक्स से रिलेटेड कोई इशू है, कोई डाउट है, कोई मॉडल से रिलेटेड जो हमने बनाया इसमें कोई डाउट है, रिग्रेशन फैक्टर लोडिंग्स वगैरह कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि
कल सुबह हम इसी मॉडल को रन करेंगे। आज तो हमने बनाया है, आप इसकी फोटोज ले लो। अगर आपने अभी नहीं बनाया तो आप बना लेना शाम को आराम से बैठ के। मैं कल आपको इसकी डाटा फाइल दूंगा और कल हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम इसके सारे रिजल्ट्स निकालेंगे, सारा आउटपुट निकालेंगे इसका। प्लस कल हम EFA CFA दोनों करके देखेंगे। अभी कल तो आपने EFA देखा था, कल मैं आपको CFA करके दिखाऊंगा। कोई चीज जो आप चाहते हो मैं रिपीट करूं, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई हो? सर मैं टाइटल्स अभी भी एंटर नहीं कर पा रही हूँ। टाइटल ये रहा, टाइटल पे क्लिक करो। नहीं बट एंटर कर हो नहीं पा रहा। आई डोंट नो, शीट बार बार रुक रही है मेरे सॉफ्टवेयर में ना। यहाँ पे आप क्लिक करो ना, यहीं पर टाइटल को चूज करो और क्लिक करो, फिर आ जाता है वो, ये देखो। फिर जो भी आप लिखना चाहते हो सेंटर में, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, पेज के सेंटर में जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे टाइप कर दो, आ जाएगा। वैसे यार मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसका रीजन क्या होता है कि मैं यहाँ पर मॉडल रन करके आई जस्ट कॉपी दिस मॉडल टू माय वर्ड, मैं वहां पे इसका टाइटल डाल देता हूँ। और सर वेरिएबल्स के अंदर नेमिंग कैसे कर पा रहे हैं हम? वो डबल क्लिक करके, यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे ना, जस्ट रिमूव दिस। कोई भी वेरिएबल को अगर रीनेम करना है तो बस डबल क्लिक ऑन दिस। आप यहाँ पे देखो ये वेरिएबल का नेम आ जाता है। अगर इस कलर वलर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, फिल कलर चेंज कर लो। वैसे तो यार जरूरत नहीं पड़ती कभी इन चीजों की ना, कभी किया नहीं मैंने खुद भी। देखे क्या होता है, पता नहीं कुछ कलर बदला भी क्या। मेरे को तो कुछ कलर बदलता हुआ ही नहीं दिख रहा। मतलब to make it more presentable there are certain options but I don't like those options। मेरे को ना मैं करता हूँ ना मेरे को जरूरत पड़ती है उसकी। Excuse me, sir. हाँ प्लीज मैम। Sir, you had used an option of auto naming of the variables that were not named. Can you please? वो यहाँ पे था मैम, it was there in the plugins option। तो प्लगइन में आप जितने भी आपके अनऑब्जर्व्ड हैं आप उन सबको एक साथ नेम कर सकते हो, आप नाम रख सकते हो उनका। ये मतलब एरर वैल्यूज के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि बाकियों का तो हम खुद नाम इस तरह से रखते हैं ताकि वो पहचाने जा सके। एरर में तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो, E1 E2 ही होता है, तो वो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वो सारे के सारे एरर वेरिएबल को नेम कर देगा। Thank you, sir. Excuse me, sir. So like we have an option of resize observed variable, do we have the option of resize unobserved variables? हाँ आप किसी को भी रीसाइज कर सकते हो ना, वो तो कोई इशू नहीं है। ये कहाँ था रीसाइज? How can we do it, sir? लेट मी जस्ट चूज दैट। ये रीसाइज ना आप कर सकते हो जिसको करना चाहते हो। आप मान लो अनऑब्जर्व्ड को करना चाहते हो, किसको, एरर को करूं, किसको करूं? Yes, sir. Error like एरर को ये देखो, ये चूज कर लिया, आप इसको बड़ा बना लो, ये लो। Okay, okay, sir. Okay. Thank you, sir. Sir, can you just repeat the drawing of an arrow, because when I click this arrow तो आ जाता है पर वो फिर वो हट जाता है, मतलब वो सही नहीं वो हट करता है। जाता है इसलिए क्योंकि आप ग्रीन होने तक का वेट नहीं ना करते, सो हरी झंडी दिखाने लिया करो। जैसे ये मैंने एरो चूज किया और यहाँ से मैंने खींचना शुरू किया, अब ये दूसरे मैं जैसे ही मैं लेके जाता हूँ देखो वो ग्रीन हो जाता है। अगर वो बाहर रहेगा तो वो ग्रीन नहीं होगा, यहाँ जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। जैसे आप ग्रीन हो गया अब छोड़ो आप, अब वो ड्रॉ हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको सॉफ्टवेयर? मतलब आर यू फीलिंग कंफर्टेबल विद इट? इजी लग रहा है? अगर आप मेरे से जितने लोग मतलब फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, मैं उनका इंप्रेशन जानना चाहता हूँ कि मेरे इंप्रेशन से उनका इंप्रेशन मैच करता था या चेंज कुछ अलग है? So it's good, but we need a lot of practice in order to make it more. For the first time when I started drawing on EOS, मतलब जो मॉडल अभी मैंने आपके सामने मतलब
बहुत इजीली ड्रॉ कर दिया। इससे भी बेसिक एक मॉडल बनाना था, मेरे को बनाने में अच्छे खासे 2-2.5-3 घंटे लग गए थे। वो सेट ही नहीं होता था, कभी मॉडल इधर हो जाता था, कभी उधर हो जाता था। तो दिस इज वन ऑफ द लाइक इनिशियल चैलेंजेस ऑफ एमओस। और खास करके जब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 4 ही लेटेंट कंस्ट्रक्ट है, बट कई लोगों के पीएचडी के वर्क में या कई लोगों मेरे खुद के पीएचडी वर्क में मेरे को लगता है कम से कम 22 मेरी 22-24 लेटेंट कंस्ट्रक्ट थे। तो लाइक इट वाज लाइक अ रियली कॉम्प्लेक्स। और फिर उतने ही इंडिकेटर वेरिएबल। तो एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि मतलब किसी को मैंने जब वो मॉडल फर्स्ट टाइम दिखाया तो उसने कहा भाई ये क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है खूब सारी मक्खियां किसी ने कॉपी पे छोड़ रखी हो, क्योंकि वो इतने सारी वैल्यूज आ रही थी, इतने सारे कोवेरिएंसेस, क्योंकि जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उतने सारे कोवेरिएंसेस भी होंगे, उतने सारे ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स भी होंगे। तो इट बिकम्स रियली कॉम्प्लेक्स एज यू इंक्रीज द वेरिएबल। ओके, सो लेट मी जस्ट समराइज कि आज हमने क्या क्या किया है, उसके बारे में थोड़ा समराइज कर लेते हैं, क्योंकि कल के सेशन में हम ये सारे मॉडल्स रन करेंगे। एक तो मैं आपको सुबह ही आते ही फर्स्ट सेशन में विल टॉक अबाउट कि जो ईएफए हमने कल रन किया था उससे सीएफए के क्या डिफरेंसेस होते हैं, कल उसके बारे में बात करेंगे पहले। फिर हम ईएफए ऑलरेडी कल रन कर चुके हैं, तो कल जिस पर हमने ईएफए रन किया था उसी फाइल पर कल हम सीएफए रन करके देखेंगे, और आप देखोगे कि सीएफए कैसे काम करता है, मतलब हाउ ईएफए रिजल्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सीएफए रिजल्ट्स, और उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको हम मेजरमेंट मॉडल भी कहते हैं। तो दैट विल बी द फर्स्ट सेशन, एंड इन द सेकंड सेशन हम जो अभी हमने मॉडल ड्रॉ किया है ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे इस मॉडल को। आई शो यू द होल डाटा फाइल भी मैं कल आपके साथ शेयर कर दूंगा इसकी, और इसके डाटा फाइल को हम इसी मॉडल पे रन करके देखेंगे, उसके सारे वैल्यूज को इंटरप्रेट करेंगे, जिससे कि एक बारी के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर सीएफए समझ में आ जाएगा। Okay. So initially today's session we started with first discussing the types of variable, जहां पर हमने 4-5 तरह के मेन तरह के variables की बात की। We talked about latent variables which are not directly measured. We talked about observed variable which helps in measuring, क्योंकि यहाँ पर आपको सब दिख रहा है, देख रहे हो PEOU जो है वो latent variable है, PU एक latent variable है, attitude एक latent variable है, BI एक latent variable है। उन सबको measure करने के लिए आपने साथ में indicators लगाए हुए हैं, और इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं होते, इंडिकेटर्स आर जस्ट लाइक स्टेटमेंट्स व्हिच हेल्प यू इन मेजरिंग दोस क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल वो हो गया, रेसिडुअल वेरिएबल भी आपके सामने दिख रहा है, एरर वैल्यू जो आपको हर लेटेंट कंस्ट्रक्ट के साथ दिख जाता है, सो दैट इज कॉल्ड योर लेटेंट वेरिएबल। इसके अलावा हमारे पास दो तरह के वेरिएबल और थे विच आर कॉल्ड एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। मैंने आपको बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू मॉडल एंड विद द विश ऑफ रिसर्चर, any variable can be an exogenous variable or it could be an endogenous variable, specifically the latent ones. अब जैसे इस मॉडल में आप देख सकते हो कि PEOU और PU क्लियरली एक्सोजीनियस वेरिएबल्स हैं, जबकि BI और एटीट्यूड जो है वो यहाँ पर इस मॉडल के कंटेक्स्ट में एंडोजीनियस दिखते हैं। ऑल्दो एक पोजीशन ऐसी है जहां पर एटीट्यूड एक्सोजीनियस भी है और एंडोजीनियस भी है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। इसके बाद हमने बात किया कि सेम एग्जैक्टली है क्या, तो मैंने आपको बताया कि सेम एक कंफर्मेटरी अप्रोच को फॉलो करता है, और कंफर्मेटरी अप्रोच का मतलब यही होता है कि व्हाट यू ड्रॉ इज व्हाट यू गेट। यहाँ पर कुछ एक्सप्लोरेशन नहीं होती, यहाँ पर जो कंफर्मेशन होती है बस जो आप बनाओगे उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स निकाल देता है, ठीक है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ थ्योरी। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी मॉडल आप ड्रॉ कर रहे हो इट कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट थ्योरी। थ्योरी तो चाहिए ही चाहिए, उसी को हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं, क्योंकि अगर आप थ्योरी का बैलेंस लेकर या थ्योरी का बेस लेकर मॉडल को बना रहे हो तो फिर वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, बहुत उसका एक रेलेवेंस हो जाता है। तो पहले अगर हम थ्योरी को समझ लेते हैं, मैं सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप थ्योरी को समझ लो। अगर आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा ना तो उसका एप्लीकेशन आप खुद ही सोच लोगे। जैसे मैंने आपको इसी टैम मॉडल के कितने सारे एप्लीकेशंस बताए, ये डिजिटल बैंकिंग में यूज कर लो, मोबाइल वॉलेट्स में यूज कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज कर लो, रोबोटिक्स में यूज कर लो, किसी नए तरह का
कोई भी नया ट्रेंड आ रहा है मार्केट में रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, आप उससे रिलेटेड में इसको यूज कर सकते हो। तो जहां भी टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस की बात हो रही है आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स के ऊपर मैंने इसकी स्टडीज देखी हुई है, टैम की मॉडल की स्टडी मैंने बहुत सारी फार्मर्स पे स्टडी किया हुआ देखा है, जहाँ पे लोगों ने टैम को यूज करके ये देखा कि फार्मर्स टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाता है, तो कितनी अच्छी एप्लीकेशन आपने निकाल ली उसकी। तो इस तरीके से आप किसी भी थ्योरी को अगर आप समझ लेते हो कि उस थ्योरी का पर्पस क्या है, तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। उसकी एप्लीकेशन किस किस तरह से हो सकती है वो भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि इट कैन बी अप्लाइड इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यू कैन ट्विक इन विद द वेरिएबल्स, आप किसी वेरिएबल को ऐड कर सकते हो, किसी वेरिएबल को कम कर सकते हो, वो कंप्लीटली पॉसिबल है किसी भी मॉडल में। क्योंकि मॉडल में एक कहते हैं ना थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इन्होंने पहले इनिशियली 2 वेरिएबल लिए थे, बाद में इन्होंने इसमें ऐड करके सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी डाल दिया, तो वो तीसरा वेरिएबल ऐड हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए जो है वैसे वैसे ये मॉडल मॉडिफाई होता गया, क्योंकि हर नए रिसर्चर ने इसी मॉडल में कुछ ऐड कर दिया और उसने कहा कि भाई इसमें ये वेरिएबल अगर ऐड हो जाता है तो ये इसके रिलेशनशिप्स और भी अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मॉडल ओवर ए पीरियड टाइम कहते हैं ना और ज्यादा डेवलप कर जाता है। सो दैट इज द रोल ऑफ अ थ्योरी। तो वो थ्योरी हमें चाहिए होती है फॉर राइटिंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च पेपर और थीसिस और यूजिंग सेम। तो वो थ्योरी से आप मॉडल बनाओगे तो उसका रिलेवेंस और अच्छा होगा। अदरवाइज आप अगर अपने मन से जो मर्जी, प्लस आप अपने मन से अगर आप लॉजिक से भी कोई चीज बना रहे हो ना, मान लो मैं यही कह रहा हूँ भाई सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी, ये एक लॉजिकल बात है। अगर आप ध्यान से समझो प्रैक्टिकली लगता है कि हाँ भाई अगर सेटिस्फाइड है तो लॉयल होगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसकी कोई थ्योरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हो वो किसी ने पहले सोचा ही नहीं होगा। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन भी ले रहे हो तो एक बार उसकी थ्योरी सर्च कर लो तो और भी अच्छा हो जाता है। और फिर हमने ये सारे टूल बॉक्स के बारे में बात किया इन द सेकंड सेशन, जहां मैंने आपको बताया कि लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स आप कैसे बना सकते हो, कोवेरिएंसेस कैसे ड्रॉ होते हैं,